वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर श्रुति आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न। इससे पहले मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था सेल के ऊपर, जो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके देखिए वीडियो को, पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, आई लव टू आंसर दैट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लास्ट सेल का स्ट्रक्चर, फंक्शन सारे देखा था। हम फिर स्टार्ट करेंगे सेल का ही एक टॉपिक, सेल डिवाइड, जो कि उससे आगे का टॉपिक है। तो पिछला लेक्चर जाके जरूर देखिए अगर नहीं देखा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इस वीडियो, क्योंकि ये जो सेल साइकिल और सेल डिवीज़न है, ये बहुत बेसिक और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, साथ ही बहुत कंफ्यूजिंग भी है। लेकिन आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर में पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट चैप्टर का समझ सकें। सो वीडियो पे बने रहिए और एंड तक जरूर देखिए। सो स्टार्ट करते हैं सेल साइकिल। एक्चुअली हमने जैसे लास्ट अपने वीडियोस में बात की थी, जब सेल की बात की थी, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने हुए होते हैं। जो लाइफ होता है, जो लाइफ लेता है, वो क्या होता है? सेल होता है। तो सेल की वजह से क्या, लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, आइदर इट इज स्मॉलेस्ट, एक चींटी को ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, और हाँ लार्जेस्ट ऑर्गेनिज्म, हाथी को ले लीजिए, या ह्यूमन बींग्स, या लोअर प्लांट्स या हायर प्लांट्स। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, छोटा हो या बड़ा, वो उसकी लाइफ की जर्नी एक सिंगल सेल से स्टार्ट होती है, एक सिंगल सेल से बना हुआ होता है, जस्ट एक सिंगल सेल। जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग्स के रेस्पेक्ट में बात करें, तो हम भी, हमारी लाइफ की जर्नी स्टार्ट हुई एक सिंगल सेल जाइगोट से। देन फिर ये डिवाइड करते हैं 1 से 2, फिर ये 2 से 4, फिर ये इवेंचुअली डिवाइड होके मिलियंस ऑफ सेल, सेल का एक पॉपुलेशन बनता है, सेल की एक कैटेगरी बनती है, और कोई भी ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये जो ग्रोथ है और रिप्रोडक्शन है, ये जो प्रोसेस है, ये सेल डिवीजन की वजह से है। तो आज हम बात करेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल होता क्या है बेसिकली? इट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, ठीक है, इट्स जीनोम synthesize the other constituents of the cell and eventually divide into two daughter cells। इसका क्या मतलब है कि जब कोई एक सेल, जब एक मैच्योर सेल था, सपोज दिस इज वन सेल, सपोज दिस बॉडी का कोई भी सेल, ठीक है, इसे जब स्टिमुलस मिला कि इसे डिवाइड करना है, इसे ग्रोथ करना है, तो ये एक सेल दूसरे सेल से में जाके डिवाइड करेगा, ठीक है, 2 सेल में बनाएगा, 2 डॉटर सेल्स बनाएगा। तो एक मैच्योर सेल को जब ये स्टिमुलस मिला कि वो डिवीजन करेगा, तो वो कितने फेजेस में गुजरा, क्या क्या प्रोसेस हुआ, क्या क्या स्टेप हुआ, ये सारा चीज़ हम पढ़ते हैं सेल साइकिल में। कि ये इस डिवीजन के बीच में हम कहने के लिए तो कह देते हैं पढ़ने के लिए कि एक वन सेल इज डिवाइड टू 2 डॉटर सेल, पर इस डिवीजन में दिस इज प्रोसेस, और इसमें बहुत डिफरेंट अलग अलग फेजेस से मिलके बना होता है, बहुत सारे फेजेस आते हैं। तो ये होता है सेल साइकिल, कि जिसमें एक सेल अपना पहले जीनोम, जो जीनोम मतलब जेनेटिक मटेरियल को डुप्लीकेट करता है, फिर वो अपने साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल सबको इंक्रीज करता है, डुप्लीकेट करता है, और फाइनली इवेंचुअली 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक, हम यहाँ पे जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं वो एक यूकैरियोटिक ह्यूमन सेल्स की पढ़ रहे हैं, जिसे कल्चर में स्टडी किया गया है। एक सेल को डिवाइड होने में कंप्लीट डिवीजन है, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम हियर टू हियर, कि एक सेल स्टार्ट हुआ डिवीजन करना, वो 2 सेल्स में डिवाइड हो गया, इसमें 24 आवर्स का टाइम लगता है इन यूकैरियोटिक सेल। ये टाइम जो है वेरी कर सकता है डिपेंड ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, जैसे कि एनसीईआरटी में ईस्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है, जिसमें 90 मिनट्स ईस्ट का जो है सेल साइकिल को कंप्लीट हो जाता है 90 मिनट्स के अंदर। नाउ जो सेल है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल देख लेते हैं। फेजेस मतलब क्या क्या स्टेप्स आते हैं सेल साइकिल में। तो सेल साइकिल जो है वो 2 फेजेस से मिलकर बना होता है। फर्स्ट वन इज इंटरफेस। इंटरफेस जो है वो इट कंस्टिट्यूट अबाउट द 95% टाइम, मतलब जो मैंने 24 आवर्स बताए थे कि एक सेल को डिवाइड करने में 24 आवर्स का टाइम लग रहा है, तो इस 24 आवर्स का 90% ऑफ द टाइम सेल जो है वो इंटरफेज में होता है। और बाकी जो एम फेज है, जो माइटोटिक फेज है,
इसमें वो सिर्फ 1 आवर्स के लिए होता है, ठीक है, जो 5% कंस्टिट्यूट करता है टाइमिंग, ठीक। तो ये पूरे इंटरफेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज G1 फेज, S फेज, G2 फेज, G0 फेज। ये इंटरफेस 2 माइटोटिक फेज के बीच का इंटरवल है, मतलब ये सेल साइकिल है, रिपीट होती है, एक सेल बार बार ग्रोथ करती है, तो ये माइटोसिस होता है, देन फिर ये इंटरफेज आता है, फिर माइटोसिस होता है, फिर सेल इंटरफेज में जाती है, ऐसे करके। ये एक यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है G0 फेज। ये क्या होता है? G0 फेज भी इंटरफेस का पार्ट कह सकते हैं। समटाइम्स बहुत सारे टाइप की सेल्स हैं जो अपना सेल माइटोटिक सेल एक बार कंप्लीट करते हैं और एक बार एक अटेन कर लेते हैं, एक मेच्योरिटी, एक डिफ्रेंशिएशन को मेच्योर कर लेते हैं, उसके बाद वो फर्दर डिवाइड नहीं करते, तो वो G0 फेज में चले जाते हैं। G0 फेज को हम लोग क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में जब जो सेल चले जाते हैं वो आगे और डिवाइड नहीं करते हैं, वो उस स्टेज में ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारे सेल्स हैं जो अपॉन स्टिमुलस डिवाइड करेंगे, जिसके बारे में हम लोग आगे अभी डिटेल में वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो इंटरफेस के 3 पार्ट्स हो गए, G1, S फेज एंड G2 फेज। G1 फेज गैप फेज, G1 फेज या फिर गैप फेज, S फेज मीन्स सिंथेसिस फेज एंड G2 फेज इज गैप 2 फेज, देन माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज को अगेन फिर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वन इज दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियर मटेरियल होता है। इसमें 4 फेजेस होते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये इसी सीक्वेंस में होता है कि पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, फिर टीलोफेज और फाइनली उसके बाद 2 डॉटर सेल्स बन जाती हैं, मतलब फिर देन साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और सेल फाइनली 2 सेल्स में डिवाइड हो जाती है। अब इसके बाद हम लोग एक एक स्टेप को डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे। सो फेजेस हमने देखा कि क्या क्या फेजेस होते हैं सेल साइकिल के, इंटरफेज और एम फेज। अब हम एक एक करके सबको डिटेल में स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंटरफेज को, जो कि दिस पार्ट इज इंटरफेज, क्योंकि 95% ऑफ द सेल डिवीजन का जो टाइम है वो सेल जो है वो इंटरफेज में होता है, रेस्टिंग फेज भी कहते हैं, रेस्टिंग फेज में होता है, ठीक है। इस फेज को फिर 3 पार्ट्स में डिवाइड किए थे हम, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो G1 फेज क्या होता है? फर्स्टली G1 फेज, और या फिर इसको हम लोग गैप फेज भी कहते हैं, ये इंटरवल बिटवीन द 2 माइटोटिक फेज होता है, मतलब एक माइटोसिस यहाँ पे कंप्लीट हुआ, एक माइटोसिस का फेज, फिर जो नेक्स्ट माइटोसिस की फेज आती है उसके बीच का इंटरवल ड्यूरिंग दिस फेज। इस फेज में क्या होता है? सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। सेल जो है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा मीन्स जितने भी सेल के जो साइटोप्लाज्म है और सेल के ऑर्गेनेल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, क्योंकि अगले फेज में, एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, तो जितने भी प्रोटीन्स या एंजाइम्स जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जरूरी हैं, वो सारे एंजाइम्स वगैरह सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स फॉर्म होंगे। तो G1 फेज में क्या जो है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव रहेगा और सारे प्रोटीन्स, एंजाइम, साइटोप्लाज्म सारी सिंथेसिस होती रहेगी, ठीक है। इस फेज में हमको न्यूक्लियस, अभी न्यूक्लियस पूरा इंटैक्ट दिखेगा, न्यूक्लियोलस दिखेगा, सेंट्रियोल जो कि सिंगल है, हमने पहले पढ़ा था सेल के स्ट्रक्चर में, और जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन फॉर्म में है, अभी कंडेंस फॉर्म में नहीं है, क्रोमेटिन फॉर्म में है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम एस फेज। एस फेज इज सिंथेसिस फेज। द नेम सिंथेसिस फेज मीन्स इसमें सिंथेसिस और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होता है। तो इस फेज में मेनली क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन और सिंथेसिस ऑफ डीएनए, ठीक है। तो इस फेज में जो पहले डीएनए यहाँ पे
क्रोमेटिन के फॉर्म में रहेंगे, वो यहाँ पे इस फेज में सिंथेसिस फेज में आके डीएनए जो है वो डुप्लीकेट करेंगे और ऐसे 2 सेट्स बनाएंगे। तो इस फेज में क्या होगा कि जो डीएनए का नंबर है, अमाउंट ऑफ डीएनए इज डबल। फॉर एग्जांपल कि अगर पहले इस फेज में अगर अमाउंट ऑफ डीएनए 2C था, तो यहाँ पे एस फेज के बाद अमाउंट ऑफ डीएनए 4C हो जाएगा, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो ह्यूमन बींग्स के अंदर एक सोमेटिक सेल में 46 होते हैं, और जो जर्म सेल होते हैं जिसमें मियोसिस होता है उसका हम बाद में पढ़ेंगे, हैप्लॉइड नंबर उसमें सेम रहेगा। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहेगा पर अमाउंट ऑफ डीएनए जो क्या है डबल हो जाएगा। देन आ जाता है G2 फेज। G2 फेज दिस पार्ट इज G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है कि अब S फेज में डीएनए का सिंथेसिस, डीएनए का डुप्लीकेशन हो गया, लेकिन डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, लेकिन जब हम डीएनए को माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो इस स्टेज में हमको डीएनए दिखेगा नहीं, ये अनवाइंड स्टेज में होता है, हो जाता है लेकिन हमको दिखता नहीं है, दिखता वो आगे की स्टेजेस में है, माइटोटिक फेज में है। ठीक है, G2 फेज में क्या, उस सेल अब अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर एक्टिव माइटोटिक डिवीजन। तो G2 फेज में कुछ प्रोटीन्स बनेंगे, प्रोटीन्स जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि अब आगे माइटोसिस होने वाली है तो स्पिंडल फॉर्मेशन होता है। तो स्पिंडल फॉर्मेशन में जो प्रोटीन्स यूज होते हैं वो प्रोटीन्स इस G2 फेज में बनेंगे। कुछ डीएनए में कोई डिफेक्ट है तो डीएनए रिपेयरिंग का काम, रेक्टिफिकेशन का काम वो भी G2 फेज में होता है, क्योंकि G2 फेज के बाद अब सीधे माइटोटिक फेज जो कि एक्चुअल डिवीजन ऑफ सेल है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, वो स्टार्ट हो जाती है। तो G2 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है। तो ओवरऑल हमने देखा कि सेल के फेजेस इंटरफेज और माइटोटिक फेज। इंटरफेज को हमने देख लिया कि 3 फेजेस में डिवाइड किया गया था, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जीवन फेज में हमने देखा कि सेल जो है, सेल के ऑर्गेनेल, साइटोप्लाज्म, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, ये सारी चीज़ें सेल बना रहा है, एक्टिवली है, मेटाबॉलिकली एक्टिव है सेल। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट फेज में एस फेज जो है उसमें डीएनए सिंथेसाइज होगा, तो सारे प्रोटीन्स वगैरह पहले इस गैप 1 फेज में, G1 फेज में बन जाते हैं। देन एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस और या फिर डीएनए का डुप्लीकेशन होगा, तो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो डबल्ड हो जाएगा। फिर G2 फेज में सेल कुछ प्रोटीन्स और बनेंगे और सेल जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा फॉर गोइंग टू द माइटोटिक फेज। सो हमने देखा कि G2 फेज तक हमने देखा कि G2 फेज में सेल अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द एक्चुअल सेल डिवीजन, दैट इज माइटोसिस। सो अब G2 फेज के बाद माइटोसिस स्टार्ट है सेल साइकिल की। तो माइटोसिस क्या है? माइटोसिस क्या है एक्चुअली? माइटोसिस जो है सेल डिवीजन, ठीक है, सोमेटिक सेल का डिवीजन। हमारी बॉडी में 2 टाइप के सेल हैं, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। जर्म सेल जिसमें हमारे गैमेट्स और एग आ जाते हैं, उनका जो डिवीजन होता है वो मियोसिस के थ्रू होता है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। अभी हम माइटोसिस देखेंगे जो कि वेजिटेटिव या सोमेटिक सेल्स में हमारी बॉडी के ऑल डिफरेंट जो और भी ऑर्गन्स हैं उनके सेल्स में जो होता है वो माइटोसिस होता है। तो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डुप्लीकेटेड डीएनए into 2 sets of identical genetic material for daughter cell। तो हमने देखा कि GS फेज में क्या हुआ, डीएनए डुप्लीकेट हो गया, ठीक है, नंबर ऑफ डीएनए जो है वो अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्ड हो गया। तो अब माइटोसिस में क्या होगा कि जो डीएनए वहाँ पे डबल्ड हुआ है, एस फेज में जो डीएनए डबल्ड हुआ है, ये 2 सेट्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल 2 इक्वल सेट्स में बनेंगे, 2 फ्यूचर डॉटर सेल के लिए। क्योंकि माइटोसिस के एंड में क्या, एक सेल जो है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है, तो इनके जेनेटिक मटेरियल भी इक्वली डिवाइड हो गए। जो जेनेटिक मटेरियल फादर मतलब पेरेंट सेल का है वो इक्वल रहेगा डॉटर सेल में भी या उसके प्रोजेनी में भी। इसलिए हम माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं, क्योंकि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट जनरेशन इज सेम एज अ नंबर इन द प्रोजेनी। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का नंबर था और यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स का ईच डॉटर सेल में है वो सेम रहेगा, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं।
ठीक है, माइटोसिस को 2 फेजेस में डिवाइड किया गया है। तो 2 पार्ट्स कौन से हो गए माइटोसिस के? वन इज कैरियोकाइनेसिस एंड सेकेंड वन इज साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा, ठीक है, और जो जेनेटिक मटेरियल है जो जहाँ पे एस फेज में डुप्लीकेट हो गए थे वो इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे 2 डॉटर सेल्स के लिए। फिर वो जो फेज कंप्लीट होगा फिर साइटोकाइनेसिस, इसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस के स्टेजेस की बात करें तो कैरियोकाइनेसिस जो माइटोसिस जो मेन एक्चुअल सेल डिवीजन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज प्रोफेज, सेकेंड वन इज मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज एंड देन टीलोफेज। उसके बाद फिर आ जाती है साइटोकाइनेसिस। तो हम एक एक करके देखते हैं कि प्रोफेज में सारे डिफरेंट फेजेस ऑफ माइटोसिस में क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रोफेज से। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने देखा कि प्रोफेज इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कैरियोकाइनेसिस ऑफ माइटोसिस। इसमें क्या क्या चेंजेस आएंगे कि जो अभी तक हमने देखा था कि जो डीएनए है G2 फेज एस फेज में डीएनए डुप्लीकेट तो हो गया लेकिन वो अभी भी क्रोमेटिन फॉर्म में है, वो एग्जैक्टली माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल नहीं है। तो इस स्टेज में क्या होगा कि जो सबसे पहले तो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये सेल है, सेल का जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था अभी तक इंटैक्ट था। इस स्टेज में क्या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसइंटीग्रेट होने लगा। डिसइंटीग्रेट होने का क्या मतलब है कि टूटने लगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म होने लगेगा, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जो अभी तक क्रोमेटिन का थ्रेडवर्क था, डीएनए जो था वो क्रोमेटिन के फॉर्म में था, वो डीएनए कंडेंस्ड होगा, ठीक है। तो डीएनए कंडेंस्ड होगा तो हमको डीएनए का स्ट्रक्चर दिखेगा, क्योंकि डीएनए पहले ऐसा था एस फेज के पहले, लेकिन एस फेज में जब डुप्लीकेट हो गया तो ये डीएनए हम यू बनाते हैं। तो ये सेंटर में जो हमारा सेंटर है इसे हम कहते हैं सेंट्रोमेयर। ये होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये एक क्रोमोसोम है कि हम एक बनाएंगे। हमारी बॉडी में कितने होते हैं? टोटल 46 क्रोमोसोम होते हैं। हम एक एक बना के एक्चुअली 2 बना के देखते हैं। ये बीच में मैं यहाँ पे सेंट्रोमेयर को रेड मार्क कर दे रही हूँ जिससे क्लियर समझ में आए। देन एक पेयर की बात करें तो हम एक पेयर बना के देखेंगे। सो ये डीएनए कुछ ऐसा सा विजिबल होगा हमारा, ठीक है। तो मेन प्रोफेज के अंदर पे क्या क्या हुआ कि प्रोफेज के अंदर 2-3 इंपॉर्टेंट इवेंट हुए। जैसे कि पहला जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी वो डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट की। एक लैमिनिन प्रोटीन आती है, प्रोटीन जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट, उसका फॉस्फोराइलेशन करती है, तो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसइंटीग्रेट होके यही विजिबल वही वेसिकल्स के फॉर्म में पड़े हुए होते हैं, क्योंकि आगे टीलोफेज के बाद फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अपीयर होता है, तो यहाँ पे ये होते हैं। साइटोप्लाज्म जो है, बाकी जो और सेल ऑर्गेनिल्स और साइटोप्लाज्म ये धीरे धीरे सेल्स में इस टाइम पे प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन ये धीरे धीरे ये भी बढ़ते रहते हैं। साइटोप्लाज्म में वो थ्रू आउट द सेल डिवीजन इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। ये डीएनए का एक सिंगल स्ट्रक्चर है, ये क्रोमेटिड्स है, बीच में यहाँ से ये सेंट्रोसोम से है। और एक चीज़ है कि ये जो सेंट्रियोल्स था, तो एस फेज में डीएनए डुप्लीकेशन भी हो रहा था और सेंट्रियोल्स का भी डुप्लीकेशन हो रहा था। सेंट्रियोल्स जो हम लोगों ने सेल के लेक्चर में पढ़ा था कि सेंट्रियोल एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, माइक्रोट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें 2 स्ट्रक्चर होते हैं जो कि 90 डिग्री पे अटैच होते हैं। ये पूरे को मिला के हम सेंट्रोसोम कहते हैं। इनका फंक्शन क्या था कि स्पिंडल फाइबर फॉर्म कर रहे थे। तो ये प्रोफेज में ये जो सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन है वो एस फेज में ही हो गया था जब डीएनए का हुआ था। इस फेज में ये सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल की तरफ
मूव हो जाएंगे और एस्टर शेप के हो जाएंगे। एस्टर शेप मतलब ये जो है सेंट्रियोल, और ये हो जाएगा एस्टर शेप। एस्टर शेप मीन्स स्टार शेप के। स्टार्स की शेप की हो जाएगी क्योंकि अब इनको स्पिंडल का फॉर्मेशन करना है, धीरे धीरे ये स्पिंडल फॉर्मेशन करना है। तो ये हो गया ऑल अबाउट सेंट्रोसोम प्रोफेज। सो द नेक्स्ट वन इज मेटाफेज। प्रोफेज में हमने देखा क्या क्या चेंजेस हुए। देन विल गो टू मेटाफेज। मेटाफेज में क्या क्या चेंजेस होंगे कि प्रोफेज में हमने देखा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो स्टार्ट डिसइंटीग्रेटिंग, वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट करेगी। तो मेटाफेज में आते आते न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से गायब हो जाएगी, तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हम लोग को यहाँ पे विजिबल नहीं होगी, दिखाई नहीं देगा। देन स्पिंडल जो सेंट्रियोल्स थे वो अलग अलग पोल्स पे जाएंगे और स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। स्पिंडल फॉर्मेशन, द स्टार्ट ऑफ स्पिंडल फॉर्मेशन। फिर जो ये यहाँ पे क्रोमोसोम्स थे वो और ज़्यादा यहाँ पे कंडेंस्ड हो जाएंगे। मेटाफेज स्टेज में ही जो अगर माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखें तो जो प्रॉपर शेप है क्रोमोसोम्स का वो मेटाफेज के अंदर दिखता है, क्योंकि इस फेज में जो क्रोमोसोम्स है वो फुली कंडेंस्ड फॉर्म में होते हैं और क्लियरली विजिबल होते हैं अंडर माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे ये इक्वेटोरियल प्लेट पे लाए हो जाएंगे, जिसको हम लोग मेटाफेज प्लेट कहते हैं। तो ये सेंटर पे क्यों आ जाते हैं, क्यों लाए हो जाते हैं, लाइन हो जाते हैं, इन स्पिंडल फाइबर्स की वजह से होता है। ये क्या करते हैं कि जैसे ये एक सेंटर में ये एक हमारा क्रोमोसोम है, ये बीच में हमने एक सेंट्रोमेयर बना दिया। इस सेंट्रोमेयर में एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटोकोर। काइनेटोकोर्स और काइनेटोचोर्स, जो भी कहना हो, ठीक है। तो स्पिंडल फाइबर का जो स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं माइक्रोट्यूब्यूल से, ये इसके एक पार्ट को इधर से कनेक्ट करते हैं, सेंट्रोमेयर के डिस्क शेप को एक इधर से, और इधर के जो स्पिंडल फाइबर्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन के वो इधर से पकड़ के रखते हैं। सेम अगर हम सेकेंड एक और बनाए तो यहाँ पे एक और क्रोमोसोम, ये कुछ ऐसा सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे भी रहेंगे, ये काइनेटोकोर्स, और ये स्पिंडल यहाँ से अटैच रहेगा, स्पिंडल फाइबर इस तरफ एक से और इस तरफ। ये किस में हेल्प करते हैं जो स्पिंडल फाइबर्स हैं, ये फिर अभी मेटाफेज में क्या कि जो क्रोमोसोम्स है वो इक्वली सेंटर में क्या वो अलाइन हो गया मेटाफेजिक प्लेट पे। ये जो सेंटर प्लेट है इसको हम लोग क्या कहते हैं, मेटाफेज प्लेट। तो दूसरे पार्ट में ये पुल्ड होगा, ये सेपरेट होंगे जो सिस्टर क्रोमेटिड, क्योंकि इक्वली इनको अपने डॉटर सेल्स में जाना है, तो ये इक्वली अलग अलग डिवाइड होंगे और दूसरे पोल्स की तरफ जाएंगे। तो इधर से ये इधर इस पार्ट के स्पिंडल फाइबर्स और इधर के स्पिंडल फाइबर्स इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में खींचेंगे। यहाँ पे भी जो मैंने डिटेल में एक डायग्राम बनाई हुई है, ये एक हमारा मेटाफेज के टाइम पे ये क्रोमोसोम्स है, ठीक है। ये सेंट्रोमेयर है हमारा, सेंटर में सेंट्रोमेयर, ये जो डिस्क शेप का काइनेटोकोर्स है, और ये जो दो क्रोमेटिड्स होते हैं, दो डीएनए के जो क्रोमेटिड्स होते हैं, ये कभी भी इनका शेप यूं नहीं कि ऐसा फ्लावर जैसा रहता है, कैसा भी रहता है, चार है मतलब कई है, ये इसी फॉर्म में ऐसे रहते हैं क्योंकि ये दो सिस्टर क्रोमेटिड्स भी एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं ये कोहेशन प्रोटीन्स के थ्रू। तो जब ये स्पिंडल फाइबर्स इनको मूव सेपरेट करते हैं, अलग अलग पुल करते हैं, तो ये दोनों पार्ट्स अलग अलग डायरेक्शन में जाके सेट होते हैं। तो एक इसमें से यहाँ से इस पोल पे आ जाएगा, सेकेंड दूसरे पोल पे, तो जो कि हम एनाफेज में देखेंगे। तो प्रोफेज में हमारा क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट हुआ कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी डिसअपियर हो गई, कंडेंसेशन ऑफ जो क्रोमोसोम्स है वो और इंक्रीज हो गया, क्लियरली विजिबल होने लगा। देन जो क्रोमोसोम्स थे
वो सेंटर पे इक्वेटर पे अलाइन हो गए और स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए काइनेटोकोर्स के थ्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द एनाफेज। सो मेटाफेज में हमने देखा कि क्या क्या इवेंट्स हुए। अब मेटाफेज के बाद हम देखते हैं एनाफेज में। मेटाफेज के बाद जो स्टेप आता है एनाफेज आता है। एनाफेज में क्या क्या चेंजेस होते हैं कि एनाफेज में मेटाफेज में देखा था कि इक्विटोर पे सेंटर पे लाए थे जो क्रोमोसोम्स थे जो कि अटैच थे स्पिंडल फाइबर के थ्रू काइनेटोकोर्स से। और ये जो दो आर्म्स के क्रोमोसोम्स के जो दो क्रोमैटिड्स थे ये भी एक दूसरे से कोहेजन प्रोटीन्स से अटैच थे। एनाफेज में क्या होगा कि जो सेंटर से जो क्रोमोसोम्स हैं वो दो पार्ट्स में दो सिस्टर क्रोमैटिड्स में डिवाइड होंगे। ठीक है, ये बीच से सेंट्रोमेयर से यहाँ से सेपरेट हो जाएंगे, इधर के इधर जाएंगे, इधर के इधर। तो फिर ये दो पार्ट्स में दो ऑपोजिट पोल्स की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। दो पार्ट्स में एक ये सिंगल सिस्टर क्रोमैटिड, एक ये दो सिस्टर क्रोमैटिड। इसमें एक एंजाइम सेपरेज एंजाइम ऐसे की वजह से जो है ये दो कोहेजन प्रोटीन से जो दो क्रोमैटिड्स अटैच थे ये सेपरेज एंजाइम की वजह से दोनों क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे। और स्पिंडल पुल क्यों होगा धीरे धीरे, वो बोन्स पे क्यों शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ये धीरे धीरे जो है स्पिंडल फाइबर्स जो कि ये पूरे ऐसे ऐसे बने होते हैं स्पिंडल फाइबर, ये धीरे धीरे शॉर्टन होने लगते हैं। शॉर्टन होने का क्या मतलब है कि शॉर्टन होना मतलब धीरे धीरे इनकी यूनिट डिसइंटीग्रेट होने लगती है, धीरे धीरे टूटने लगते हैं। तो टूटने की वजह से ये छोटे छोटे होते जाते हैं। तो धीरे धीरे जो क्रोमैटिड्स हैं जो सेपरेट हो गए हैं, बीच से सेंट्रोमेयर से सेपरेट हो गए हैं, ये अलग अलग डायरेक्शन में एक एक पोल्स में शिफ्ट होते चले जाएंगे। तो ठीक है, तो एनाफेज में जो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अलग अलग पोल्स में जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ताकि ये प्रॉपरली फ्यूचर सेल्स के लिए, फ्यूचर डॉटर सेल्स के लिए डिवाइड हो पाए इक्वली। ओके, उसके बाद टीलोफेज। तो एनाफेज में हमने देखा था कि धीरे धीरे वो एक अपने एंड की दो एंड की तरफ मूव होने लगे थे जो क्रोमोसोम्स हैं। टीलोफेज में क्या वो अपोजिट रेस्पेक्टिव पोल्स पे क्रोमोसोम्स जो है वो पहुंच जाएंगे अलग अलग पोल्स पे। ठीक है, और जैसा कि पहले हमने देखा था कि एस फेज में जब एक सिंगल क्रोमोसोम जो विजिबल था वो इस तरीके से विजिबल था एक एक आर्म में, तो ये वापस इसी फॉर्म में आ जाएंगे दो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो अगेन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ताकि अब नेक्स्ट फेज में जो है वो दो न्यूक्लियाई डिवाइड हो जाएंगे तो सेल डिवीजन के लिए। तो इस फेज में इंपॉर्टेंट यही है कि दो अलग अलग पोर्स में स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन भी धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर्स भी है वो धीरे धीरे कम होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। ठीक है, सेंट्रियोल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे ऑपोजिट पोल्स पे, सिंगल क्रोमोसोम्स प्रेजेंट रहेगा जिनमें सिंगल आर्म्स रहेंगे, एंड देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट। और इस फेज में हम लोग देखेंगे तो जो भी ऑर्गेनल्स यहाँ पे लॉस्ट हुए थे कि जो ऑर्गेनल्स थे लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साइटोप्लाज्म, ये सारे यहाँ पे फिर से रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, देन इसके बाद जो अगला स्टेप हमारा आएगा आफ्टर टीलोफेज के साथ ही जो कैरियोकाइनेसिस पार्ट है माइटोसिस का वो खत्म हो जाएगा। यहाँ पे न्यूक्लियर जो जेनेटिक मटेरियल है वो भी डिवाइड हो गए इक्वली फॉर टू डॉटर सेल्स, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट करेगी। तो नेक्स्ट ये जो फेज आएगी वो है साइटोकाइनेसिस की। तो साइटोकाइनेसिस में जो सेल हैं वो टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। इनकी न्यूक्लियस अलग है, न्यूक्लियर डिवाइड हो चुकी है पहले ही टीलोफेज के प्रोसेस में। यहाँ पे साइटोप्लाज्म भी है वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के लिए पहले ये साइटोप्लाज्म के बीच ये फरो लाइक स्ट्रक्चर बनेगा जो कि धीरे धीरे डीपन्स हो जाएगा, और फिर ये सेल्स जो है वो दो पार्ट्स में, दो सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे, दो इंडिविजुअल सेल्स में। ये जो सेपरेशन है ये एक्टिन एक प्रोटीन होता है, उसकी वजह से ये सेपरेशन होगा। उसके बाद ये टू सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा माइटोसिस कंप्लीट हो गया कि माइटोसिस के क्या क्या स्टेप्स थे, क्या क्या प्रोसेस थे वो हमने देखे एक एक करके कि प्रोफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में क्या हुआ, टीलोफेज में, एंड देन साइटोकाइनेसिस में फाइनली दो सेल्स बन गए जिनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स
और जो पेरेंट का था वो इक्वल था दोनों सेल्स में। तो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस या माइटोसिस का क्यों इम्पोर्टेंस क्या है। तो एक तो पहला कि माइटोसिस का मैंने बताया था कि ये सोमैटिक सेल्स वेजिटेटिव सेल्स में होता है, ठीक है। तो ये जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ सेल्स होंगे उनके लिए रेस्ट्रिक्टेड है। जिन सेल्स में ये 2n क्रोमोसोम्स होता है, मतलब 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, उनमें माइटोसिस होता है। देन कुछ लेकिन लोअर इंसेक्ट्स हैं और कुछ लोअर प्लांट्स हैं जिनमें जो हैप्लॉइड सेल्स हैं, ठीक है, जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, उनमें भी डिवीजन माइटोसिस की वजह से होता है। फिर जो ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होती है, ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो ये फर्स्ट है कि ये हैप्लॉइड सेल्स में तक रेस्ट्रिक्टेड है। तो जितने भी डिप्लॉइड सेल्स जिसमें कि क्रोमोसोम्स का नंबर 46 है उसमें होता है, कुछ लोअर पार्ट्स में ये हैप्लॉइड में होता है। द सेकेंड वन की जो ग्रोथ होती है, ग्रोथ ऑफ मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की है, या फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, जो ग्रोथ है वो माइटोसिस की वजह से होती है। थर्ड वन इज रिपेयर। सपोज हमारी बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है, कोई कट लग जाता है, सपोज स्किन में कोई कट लग जाता है, तो जो रिपेयर ऑफ टिश्यूज होता है वो भी माइटोसिस की वजह से होता है। देन इन प्लांट्स में जो है वो ग्रोथ होती है जो कि मेरिस्मेटिक टिश्यूज की ग्रोथ होती है, जो उसके लेटरल और अपाइकल कैम्बियम पे होता है, वो भी माइटोसिस की वजह से होता है। तो ये इम्पोर्टेंट ऑफ माइटोसिस था। प्लांट्स में मेरिस्मेटिक टिश्यूज का जो ग्रोथ है। इसके बाद मैंने एक फेज के बारे में नहीं बताया था जो कि था G0 फेज। तो जब ये इनिशियली मैंने ये डायग्राम बनाया था कि ये सेल साइकिल है, सेल साइकिल, तो इसमें दिस इज M फेज, ये G1, दिस इज S एंड दिस इज G2 फेज। यहाँ पे G0 फेज। तो मैं बताया कि कुछ जो सेल्स हैं जो कंटिन्यूअस ग्रोथ कर रहे हैं वो कंटिन्यू M फेज के बाद, जो कि माइटोसिस का भी मैंने सारे स्टेजेस बताए कि जो सेल्स डिवाइड होने के बाद वापस वो G1 में चले जाते हैं और फिर से ये सेल साइकिल जो है वो रिपीट होती है। लेकिन कुछ सेल्स हमारी बॉडी में हैं जो कि माइटोसिस फेज साइटोकाइनेसिस कंप्लीट करने के बाद, दो सेल डिवाइड होने के बाद G0 में चले जाते हैं। G0 को हम लोग क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में सेल जो है वो हाउसकीपिंग का काम करते हैं, स्टोर रहते हैं, उसी जब फुली डिफ्रेंशिएटेड रहते हैं तो उस फॉर्म में रहते हैं। और लेकिन अपॉन उनको अगर सही स्टिमुलस मिले, अपॉन अ प्रॉपर स्टिमुलेशन, अगेन वो जीवन में आके सेल साइकिल स्टार्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं? तो हमारे बॉडी के 3 टाइप के टिश्यूज हैं। द फर्स्ट वन इज एक होता है लेबाइल टिश्यूज। लेबाइल टिश्यूज जो सेल्स है कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहे हैं, सेल साइकिल को बार बार रिपीट कर रहे हैं, M फेज कंप्लीट किए, फिर G1 में गए, फिर S G2, ये कंटिन्यूस साइक्लिंग हो रही है उनमें। तो ऐसे टिश्यूज को कहते हैं हम लेबाइल टिश्यूज। ये जनरली कहाँ पे होता है? स्किन, ठीक है। GI ट्रैक्ट जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जो स्टमक का जो ट्रैक्ट होता है, GI ट्रैक्ट होता है पूरा, उसमें जो लाइनिंग होती है उसमें भी लेबाइल टिश्यू होते हैं जिनमें कंटिन्यू ग्रोथ एंड रिपेयर होता रहता है, ठीक है। फिर एक होते हैं स्टेबल टिश्यूज जो है M फेज के बाद G0 में चले जाते हैं और G0 में ही रहते हैं अनलेस उनको एक प्रॉपर स्टिमुलस मिले कि उनको अगेन डिवाइड करना है। तो स्टेबल टिश्यूज कौन कौन से हो गए हमारी बॉडी में? कि लिवर,
किडनी, पैंक्रियाज। लीवर का कोई एक सेक्शन अगर कट जाए या खराब हो जाए तो फिर ये लीवर के सेल्स जो है वो अगेन डेवलप कर जाते हैं ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। तो ये सेल्स D0 में होते हैं, लेकिन अब इनको वापस से प्रोलिफरेट करना है तो इनको स्टिमुलस मिलता है, जो कि डिफरेंट वो हाई क्लासेस से पढ़ेंगे कि वो कुछ जीन्स होते हैं, उनकी वजह से वापस जीवन में आते हैं और फिर से सेल साइकिल को स्टार्ट करते हैं। एक थर्ड टाइप के टिश्यूज होते हैं परमानेंट टिश्यूज। ये परमानेंट टिश्यूज एक बार D0 में चले गए तो वापस ये जीवन में आके अपना सेल साइकिल स्टार्ट नहीं कर सकते। इनका परमानेंट डिफरेंशिएशन अनलेस इनको डिवाइड करने के लिए इसमें स्टेम सेल्स होना चाहिए। तो इस टाइप के कौन कौन से टिश्यूज हैं? एक तो हो गए CVS के, जो हमारे हार्ट में जो सेल्स हैं, स्केलेटल सेल्स, देन कार्डियक सेल्स, देन एक नर्व सेल्स, देन स्केलेटल मसल्स के सेल। ये जो सेल्स हैं ये परमानेंट हैं और ये कभी भी D0 में ही रहते हैं, जीवन में वापस नहीं आते। तो इसके साथ ही हमारा ये माइटोसिस, सेल साइकिल का माइटोसिस फेज, पूरा सेल साइकिल कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे मियोसिस को डिटेल में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए।